नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पीएफ योजना में शामिल होने की मासिक वेतन सीमा बढ़ गई है। नए नियम से लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। ईपीएफओ के लाखों सदस्यों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ा दी है। अब तक ये सीमा 6500 रुपये प्रति महीने हुआ करती थी, जो अब बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। इसके साथ ही अब उन सभी लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा जिनका मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपये से ज़्यादा था। ईपीएस योजना यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के मकसद से वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता डीए को जोड़ा जाता है। इसके चलते अब बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे यानी मूल वेतन और डीए मिलाकर 15,000 रुपये प्रति महीने से ज़्यादा का अमाउंट बनता है तो उसे अब ईपीएस की पात्रता नहीं रहेगी। जी हाँ, ईपीएस से जुड़ने के अब हो गए हैं नए नियम। आपको ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी होगा। 10 साल नौकरी किया जाना अनिवार्य होगा। 58 साल की आयु जरूरी है। आप 50 वर्ष की आयु होने पर कम दर पर अपना ईपीएस निकाल सकते हैं। आप 2 साल यानी 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को टाल सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। योजना का सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेने के लिए पात्र हो जाता है। यदि कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रहा हो तो वह फॉर्म 10C भरकर 58 साल की उम्र होने पर पूरी राशि निकाल सकता है, मगर उसे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। ईपीएफओ का कोई सदस्य जो दुर्भाग्यवश पूरी तरह से स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो उसे मासिक पेंशन मिलेगी, चाहे उसने जरूरी 10 साल नौकरी किया हो या नहीं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बीच राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। सस्ती हो सकती है सीएनजी और रसोई गैस। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई महंगाई के बीच अब लोगों का राहत मिलने वाली खबर है। खबरों की माने तो रसोई गैस यानी एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की जा सकती है। नेचुरल गैस की कीमतों में भारी कटौती होने वाली है। बता दें, गैस की कीमत हर 6 महीने पर तय की जाती है, पहली अप्रैल में और दूसरी अक्टूबर। अप्रैल की कीमतें तो तय हैं। अब अक्टूबर में तय होने वाली नेचुरल गैस कीमतें 1.90 $1.94 प्रति MMBTU पर आ सकती हैं, जो कि नेचुरल गैस की कीमतों का अभी तक का सबसे निचला स्तर होगा। सूत्रों के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से नेचुरल गैस की कीमत में संशोधन होना है। गैस निर्यातक देशों में बेंचमार्क रेट के हिसाब से गैस का दाम घटाकर 1.90 से $1.94 प्रति मिलियन BTS थर्मल यूनिट रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 1 साल के भीतर तीसरी बार नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती होगी। अप्रैल महीने में नेचुरल गैस की कीमतों में करीब 26% की कटौती की गई थी, जिससे गैस के दाम घटकर $2.39 प्रति MMBTU रह गए थे। अगर गैस की कीमतें घटती हैं तो देश की सबसे बड़ी तेल और गैस बनाने वाली कंपनी ONGC का घाटा बढ़ जाएगा। ONGC को साल 2017-18 में गैस बिजनेस में करीब 4,272 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष में ये घाटा बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। ONGC को हर दिन 6.5 करोड़ घन मीटर गैस उत्पादन पर नुकसान हो रहा है। सरकार ने मई 2010 में बिजली और उर्वरक कंपनियों को बेची जाने वाली गैस का दाम $1.79 प्रति इकाई से बढ़ाकर $4.20 प्रति इकाई किया था। ONG और ऑयल इंडिया की गैस उत्पादन के लिए $3.818 प्रति यूनिट का दाम मिलता था। इसमें 10% रॉयल्टी जोड़ने के बाद ग्राहकों के लिए इसकी लागत $4.20 बैठती थी। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2014 में एक नए मूल्य फॉर्मूले को मंजूरी दी थी, जिससे गैस के दाम बढ़ जाते, लेकिन बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे रद्द कर नया फॉर्मूला पेश किया है। नए प्लान के तहत पहले संशोधन के समय गैस के दाम $5.5 प्रति इकाई से रहे। इसके बाद छमाही संशोधन में गैस के दाम नीचे आते रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।
खुशखबरी और सस्ता हुआ सोना, चांदी चमकी, जानिए चांदी और सोने के भाव। सोने की कीमत में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। 17 अगस्त को सोना एक बार फिर से नीचे लुढ़क गया है। सोने की कीमत में सोमवार को फिर से गिरावट दर्ज की गई, जहां बीते हफ्ते सोना अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं इस हफ्ते से सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। सोमवार को सोने की कीमत में गिरावट जारी रही। सोने के भाव में तेजी पर फिर से ब्रेक लग गया है। हालांकि आज चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। जी हां, सोने की कीमत में सोमवार को गिरावट जारी रही। सोमवार को देश भर के सर्राफा बाजार में शुक्रवार के मुकाबले सोना फिर से सस्ता हो गया है। आज सोने की कीमत में 106 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव में आज 106 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। 17 अगस्त को सोना गिरकर 52,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोमवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमत में गिरावट को देखने को मिली है। सोमवार को सोने की कीमत पर नज़र डालें तो 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत का भाव 52,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 52,557 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 52,662 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 916 शुद्धता वाले सोने की कीमत 48,335 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गई है। वहीं 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 39,576 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जी हां, चांदी का हाजिर भाव में आज तेजी देखने को मिली। चांदी की कीमत 391 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। चांदी की कीमत 68,159 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है, जबकि शुक्रवार को चांदी की कीमत 67,768 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन बच्छराज वाल्वा के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी गुड न्यूज है, ईपीएफ सरकार भुगतान के मामले में ले सकती है बड़ा फैसला। कोरोना महामारी के चलते कई कंपनियों की आर्थिक स्थिति खस्ता है। आर्थिक तंगी से जूझ रही कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ईपीएफ हिस्सेदारी के भुगतान में हुए देरी पर पेनाल्टी और ब्याज पर राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंपनियों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार जल्द ही ये फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच आर्थिक स्थिति को संभालने रखने के लिए भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान आय में कमी के चलते कई कंपनियां एक तरफ जहां कर्मचारियों की छंटनी करने में लगी हुई है और जो कर्मचारी बचे हुए हैं उनकी ईपीएफओ हिस्सेदारी जमा करने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में सरकार ईपीएफ भुगतान में देरी पर पेनाल्टी या ब्याज से छूट दे सकती है। सरकार का मानना है कि कंपनियों को पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए और कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नियमित करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार कंपनियों को ये राहत सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के लिए ही दे सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम में सरकार ने किए अहम बदलाव, मिलेगा यह लाभ। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम में बदलाव किया है। इसके बाद अब किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उसके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है ताकि क्लेम करते समय समस्या न आए। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार फॉर्म नंबर 14 के साथ अगर संबंधित कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक संबंधी विवरण यदि दिया जाता है और इन कागजातों से मुख्यालयों को आपत्ति नहीं है तो फैमिली पेंशन की राशि उसी समय जारी कर दी जाती है। हालांकि मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन अधिक बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेच्युटी से बनने वाली राशि से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए यह नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवा काल की अवधि में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी की रिपोर्ट के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। नए नियमों के बाद अब कर्मचारी के परिजनों को कोई किसी भी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी
समय का रहा हो पेंशन के भुगतान में, यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच भी अनिवार्य नहीं है। अभी तक केवल ग्रेच्युटी के मामले में सेवा काल को देखा जाता रहा है। अगर किसी कर्मचारी पर कुछ ड्यूज निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेच्युटी में से काट ली जाएगी। मंजूर हुई पेंशन का भुगतान आरंभ में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 माह बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह एवं HOD की मंजूरी के साथ ही इस प्रकार की इंटीरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।